नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के एम.कॉम प्रीवियस एबीएसटी के सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस के अनुसार आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंट्रोलर। प्रबंध लेखापाल या नियंत्रक की भूमिका क्या है, उसका क्या रोल है, उसका मुख्य रोल क्या होता है। तो हमें एक ये बात जाननी ज़रूरी है यहाँ पर कि प्रबंध लेखाकार या नियंत्रक वह व्यक्ति होता है जो वित्तीय और लागत सूचनाओं को विश्लेषित और निर्देशित करके प्रबंधकों को सरल और तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे प्रबंधकों को प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्णयन के संचालन में उनको सहायता मिलती है। चूँकि प्रबंध लेखापाल का संबंध वित्तीय मामलों से जुड़ा रहता है, अतः वह प्रबंध संचालक के प्रति सीधे रूप से उत्तरदायी होता है। वह अपने सुझाव प्रबंध संचालक को भेजता है और प्रबंध संचालक इन सुझावों के आधार पर आवश्यक निर्देश तथा संबंधित लेखा अधिकारियों के पास आवश्यक निर्देश भेज देता है। हम ये कह सकते हैं कि वो सीधे रूप में विभागों का नियंत्रक नहीं होता, बल्कि अन्य विभागों के समन्वय और सहयोग से कार्य करता है। एक प्रबंध लेखा पाल की भूमिका के बारे में ये कुछ देखने के बाद आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वास्तव में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या होता है। हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट वास्तव में क्या करता है कि जो भी सूचनाएं, विशेष रूप से वित्तीय सूचनाएं जो होती हैं, और वित्तीय सूचनाओं का मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से वित्तीय विवरण से ही होता है। और वित्तीय विवरण में क्या सम्मिलित होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो वित्तीय विवरण होते हैं, इन वित्तीय विवरणों से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं, इन सूचनाओं को इस रूप में प्रकट करना जिससे कि जो टॉप मैनेजमेंट है या प्रबंध संचालक है या जो प्रबंधक हैं, उनको अपने प्रबंधकीय कार्यों में सहायता मिले। प्रबंधकीय कार्य क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब प्रबंध के कार्य होते हैं। तो वो जो वित्तीय विवरण की सूचनाएं होती हैं, उनको इस रूप में विश्लेषित और निर्वचित करके प्रकट करना जिससे प्रबंधकों को सहायता मिल सके। ये मुख्य काम हुआ मैनेजमेंट का रोल हुआ, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। अब इस प्रबंध लेखापाल का जो मुख्य, इसको नियंत्रक भी कहा जाता है, इसका ये क्योंकि सीधे रूप से ये टॉप मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ होता है, वो अपने सुझाव टॉप मैनेजमेंट को प्रस्तुत करता है और फिर टॉप मैनेजमेंट उनके सुझावों के आधार पर जो मुख्य बातें होती हैं वो नीचे के विभागों को भेजता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रबंध संचालक का रोल मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उसका कार्य जो विश्लेषणात्मक और परामर्शात्मक रूप में होता है, और दूसरा उसको प्रबंधकीय या प्रशासनिक कार्य जो हैं उनके कार्यविधि संबंधी कार्य होता है। प्रशासनिक और कार्यविधि संबंधी कार्य, ये दो भागों में इसकी भूमिका को हम समझ सकते हैं। पहला, विश्लेषणात्मक और परामर्शदाता कार्य। तो विश्लेषणात्मक परामर्शदाता का मतलब यहाँ ये हुआ कि एक प्रबंध संचालक क्या करेगा? सूचनाएं जितनी भी हैं उनका विश्लेषण और उनका पुनर्विन्यास करेगा। यहाँ पर सूचनाओं का विश्लेषण करने से अभिप्राय ये है कि जो वित्तीय विवरणों की सूचनाएं होती हैं, उन वित्तीय विवरणों की सूचनाओं को एक ऐसे फॉर्मेट के रूप में विन्यासित करेगा कि जिससे कि विभिन्न आइटम्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप स्थापित की जा सके।
विभिन्न मदों के बीच में वो जो है वो रिलेशनशिप यानी एक संबंध स्थापित किया जा सके, इस प्रकार से सूचनाओं को विन्यासित करेगा, विश्लेषित करेगा। और इसके लिए वो क्या है कि जो सूचनाएं होती हैं वो वित्तीय भी हो सकती हैं और लागत भी हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसमें वित्तीय सूचनाएं होती हैं। प्रबंध लेखापाल इन सूचनाओं को विश्लेषित करके उनको तालमेल बैठाता है और उनको सरल रूप में तैयार करता है। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को एक तरह से एक ऐसे फॉर्मेट में उनको व्यवस्थित करना जिससे कि उनके विश्लेषण में आसानी हो सके। फिर सूचनाओं का मूल्यांकन करना। प्रबंध लेखापाल प्राप्त सूचनाओं में से असंगत, अमहत्वपूर्ण और व्यर्थ की सूचनाओं को तो अलग करता है और उपयोगी सूचनाओं को छांट लेता है। भाई उसमें तो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के डिसीजन में, उसके कोऑर्डिनेशन में जो सूचनाएं उपयोगी होती हैं केवल उनको छांट करके अलग करता है। क्योंकि वो पूरे बड़े बड़े खाते अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक मैनेजमेंट को देखने के लिए समय भी नहीं होता और वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसका जो सार होता है वो जो सूचनाएं जो उनके लिए उपयोगी होती हैं उनको अलग करता है। तो ये उनकी सूचनाओं को मूल्यांकन करना होता है। फिर बाद में आता है अगला स्टेप, उसका कार्य जो है वो सूचनाओं की व्याख्या और निर्वचन करने का काम। तो ये सब जो तीसरा स्टेप इसका व्याख्या और निर्वाचन, इसकी मतलब सूचनाओं का व्याख्या और निर्वाचन यानी उनके एनालिसिस करना, उनको के बाद उनका इंटरप्रिटेशन करना। तो विश्लेषण मूल्यांकन के बाद उसकी व्याख्या की जाती है। व्याख्या का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो निष्कर्ष होते हैं वो निष्कर्ष को मैनेजमेंट के सामने पेश करना। तो ये एक तरह से एनालिसिस के बाद की स्टेप है। तो वो उनको सुझाव, अब निष्कर्ष और सुझाव तैयार करता है। ये निष्कर्ष और सुझाव तैयार करने का काम उसका जो है वो इस नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है। और अब सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, रिपोर्टिंग के रूप में, प्रतिवेदन के रूप में वो क्या करता है कि जो सूचनाएं तैयार की गई हैं उनको पेश कर देता है मैनेजमेंट के सामने। और ये मैनेजमेंट के सामने एक प्रस्तुतिकरण है प्रतिवेदन के रूप में, जिसके लिए वो फ्लो चार्ट्स, परसेंटेज या उसके लिए टेबल्स, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स के रूप में या कैसे भी वो ऐसे पेश करता है जिससे कि मैनेजमेंट को देखते ही बहुत सरल रूप में समझ में आ जाए। तो ये एक सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, जिसको हम रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन के रूप में भी कहते हैं। अपने जितने भी निष्कर्ष और सुझाव हैं वो मैनेजमेंट के सामने रिपोर्टिंग की जाती है उनकी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पहले वो वित्तीय लागत संबंधी सूचनाओं को कलेक्ट करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा, फिर उनको विश्लेषण करने के बाद उनकी व्याख्या निर्वचन करेगा, और व्याख्या निर्वचन करने के बाद उसके जो सुझाव जो उसके निष्कर्ष निकले उनकी वो रिपोर्टिंग करेगा। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेखांकन सूचनाओं को प्रस्तुत करने के एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो कि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है। तो ये इसका एक तो रोल हुआ ये, यानी जो भी सूचनाएं वित्तीय या लागत संबंधी जो भी सूचनाएं या वित्तीय विवरण जो हैं उनसे संबंधित सूचनाओं को विश्लेषित, निर्वचित करके और एक प्रॉपर फॉर्म में उनको प्रेजेंट करता है टॉप मैनेजमेंट में। तो ये इसका पहला जो है उसका रोल हुआ। दूसरा ये है कि वो प्रशासनिक और कार्यविधियों संबंधी कार्य भी करता है। तो प्रशासनिक और कार्यविधि कार्य संबंध का मतलब यहाँ है कि लेखांकन व्यवस्था का संचालन, पहला काम उसका लेखांकन का संचालन करने का है। पहला काम लेखा व्यवस्थाओं का संचालन करना, लेखांकन व्यवस्था का संचालन करना। तो इसके अंदर अपन कहते हैं कि लेखांकन व्यवस्था को इतना व्यवस्थित करना कि आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व का उचित लेखन, मापन और प्रस्तुतिकरण उसके। अब यहाँ पर देखिए कितना उसका काम है। पहले वाले में तो रेडीमेड चीज़ें हैं, उसको वो विश्लेषित और करके और मैनेजमेंट के सामने पेश करता है रिपोर्टिंग में। दूसरा जैसे इसका महत्वपूर्ण जो रोल है वो ये है कि वो जो अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा डेवलप करे, वो ऐसा सिस्टम डेवलप करे अकाउंटिंग का कि उस सिस्टम के अंदर बहुत सी चीज़ें मैनेजमेंट में उसके लिए सरल हो जाएं। तो वो क्या करेगा, वो लेखांकन व्यवस्था को ऐसा दुरुस्त करेगा कि आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व इन सब का उचित लेखन हो, रिकॉर्डिंग हो, उनका मेजरमेंट हो और उनका प्रेजेंटेशन पूरा ढंग से हो जाए। यानी यही तो काम हुआ ना, आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंटली हो जाए। तो ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करेगा।
ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करे जिससे कि ये बहुत चीज़ें आसान हो जाएं। दूसरा उसका महत्वपूर्ण फंक्शन होगा लेखा के परीक्षण का प्रबंध। लेखा परीक्षण का प्रबंध का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अकाउंट्स रेडी किए गए हैं उनकी प्रॉपर ऑडिट हो सके। अब यहाँ पर ये ऑडिट का मतलब ये होता है कि वो उनका परीक्षण ढंग से करने का मतलब एक तो वो ऐसा इंटरनल चेक का सिस्टम डेवलप करे, और फिर एक इंटरनल ऑडिट का सिस्टम डेवलप करे। तो जो खाते तैयार किए गए हैं उनकी ऑडिट इंटरनल संभव हो सके, तो इसके लिए वो कार्य करेगा। तो ये आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था करने का काम हुआ। पहला तो अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा डेवलप किया, उसके बाद में एक इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का सिस्टम डेवलप किया, ये काम उसका महत्वपूर्ण हो गया। और फिर बजट व्यवस्था का संचालन। तो चूंकि अपन देखा कि बजट बनाना सीधा अकाउंट से रिलेटेड काम होता है, तो इसमें विशेष तौर से व्ययों को नियंत्रित करने का काम उसका होता है। तो वो व्ययों को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। और इसके बाद में है पूंजी व्यय निर्णय संबंधी कार्य। तो पूंजी व्यय नियंत्रण संबंधी कार्य का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस जब लिए जाते हैं तो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो विभिन्न डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होती हैं उनका कंपेरेटिव एनालिसिस करता है। तो इसके लिए वो क्या करता है कि जो प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करता है तो उसके अंदर सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और वो रिसर्च करता है, उसके बाद में अनुसंधान के बाद उसका एनालिसिस करके और वो मैनेजर्स के सामने पेश करता है कि कौन सी प्रोजेक्ट उसके लिए। तो जैसे हम जानते हैं कि भी एक तो रेवेन्यू को बढ़ाने वाली प्रोजेक्ट्स होती हैं, एक कॉस्ट को रिड्यूस करने वाली प्रोजेक्ट होती हैं। वो प्रॉपर रूप से एनालिसिस करके बताता है कि ये प्रोजेक्ट है वो सेल्स को रेवेन्यू को इंक्रीज़ करेगी, दूसरी कोई प्रोजेक्ट अगर कॉस्ट को रिड्यूस करने का उनका टारगेट है तो उसको रिड्यूस करेगी, तो कौन सी बेटर रहेगी। तो जिसमें हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है उसके अंदर बहुत प्रॉपरली लॉजिकली विद फैक्ट्स विद रिसर्च विद सर्वे जो एनालिसिस करके वो मैनेजमेंट का सामने पेश करता है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है जो वो अपने चुनाव का निर्णय देता है कि भी कौन सी प्रोजेक्ट सेलेक्ट की जाए। रोकड़ के प्रबंध का मतलब सीधा सा यहाँ पर है कि रोज़ की प्रतिदिन के डे टू डे के एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए। अभी इसके संस्था को देनदारियों के लिए वित्त की व्यवस्था करने का काम है। तो ये काम भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही करता है, क्योंकि उसका संबंध सीधा फाइनेंस से जुड़ा होता है कि भी डेली के खर्चे इतने होंगे, डेली की देनदारियाँ इतनी होंगी, तो उनके बारे में वो उसको कैश की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसका प्रबंध करने के लिए भी वो बताता है। इसके बाद में सरकार के समय समय पर टैक्स संबंधी है या और अन्य कोई रिक्वायरमेंट सरकार की होती है, तो वो बार बार सर्कुलर्स या गवर्नमेंट के विभिन्न बॉडीज़ के सर्कुलर्स आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी लॉ बोर्ड के हो गए और इसके अलावा कंपनी लॉ बोर्ड के हो गए, तो CBDT का हो गया, या और कोई भी ऐसे आदेश होते हैं तो उनकी अनुपालना की जाती है। तो उसकी बारे में भी वो जो है वो संस्था के विभागों को अवगत करवाता है। स्कंद नियंत्रण के अंतर्गत स्कंद के सूचियाँ तैयार करना, मूल्यांकन संबंधी कार्य करना, स्कंद पर नियंत्रण करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये कार्य जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है कि भाई कैसे स्कंद के ऊपर नियंत्रण किया जाए। क्योंकि स्टॉक के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया जाएगा, तो अधिकांश वित्त फंस जाएगा स्टॉक में, तो आपकी कैपिटल हेल्डअप हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल। इसलिए कितनी स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, कितनी स्टॉक ऑलरेडी है, कितना और चाहिएगा, इसके लिए वो सूचियाँ बनाता है और फिर उसी हिसाब से स्टॉक की इन्वेंट्री का एवल्यूएशन करके करता है। तो इससे स्टॉक पर नियंत्रण बना रहता है और अनावश्यक रूप से स्टॉक इकट्ठा नहीं होता है। तो ये एक उपयोगी कार्य उसके करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उदारती की अर्थव्यवस्था में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। क्या हुआ 1991-92 के बाद में भारत में एकदम से ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई, तो उससे लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया, बहुत आसानी से लाइसेंस दिए गए। ग्लोबलाइजेशन हुआ जिसके अंतर्गत जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको इन्विटेशन दिया गया और वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। तो इससे एकदम से प्रतिस्पर्धा थी वो बढ़ने लगी, और उस प्रतिस्पर्धा में जब मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई तो कंपटीशन डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ा। इस कंपटीशन के युग के अंदर उन्होंने क्या किया कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल ये हो गया कि उसका जो पहले तो वो केवल इवैल्यूएशन के रूप में उसका रोल होता था, लेकिन बाद में उसका रोल जो था वो एडवाइजरी रूप में आने लग गया है। यानी वो एक परामर्शदाता के रूप में भी उसका रोल है। वो इस नई अर्थव्यवस्था की या नई उदारीकरण की, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन जो हुआ और
जो उदारीकरण की जो व्यवस्था, लिबरलाइजेशन जिसको कहते हैं एलपीजी का, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये एलपीजी जिसको बोलते हैं, तो ये युग की जो शुरुआत हुई उसके बाद में उसका रोल परामर्शदाता के रूप में अधिक होने लग गया। तो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए, लागत को नियंत्रित करते हुए करने की जैसी चुनौती का सामना करना पड़ा। तो उसके लिए उसने जो है वो उसका रोल हुआ। इसके अलावा उसने ये भी उसका आया कि भाई किसी उत्पाद की लागत को नियंत्रित रखते हुए, और अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको आगे प्रोसेस किया जाए, नहीं आगे प्रोसेस करने से उसका जो वैल्यू एडिशन होगा और उसकी एडिशन जो कॉस्ट होगी और उसका एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसका कंपैरिजन करके वो बताएगा कि भी इस प्रोडक्ट का आगे इसको प्रोडक्ट को ले जाना चाहिए या यहीं पर इसको बेच देना चाहिए। तो बहुत से इस तरीके के फील्ड थे जिसमें एक ही फर्म के कि अपने से ही पीछे की वर्षों की उसकी परफॉर्मेंस को तुलना करना, या उसी इंडस्ट्री की दूसरी फर्मों से उसका कंपेरेटिव एनालिसिस करके बताना कि भाई सेम इंडस्ट्री की जो फर्म हैं उनके अंदर आपकी स्थिति कैसी है। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक प्रबंध लेखापाल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अलावा एक प्रबंध लेखाकार ने किसी भी फर्म या संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी निष्पादन क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, और उसकी जो सॉल्वेंसी पोजीशन यानी जो शोधन क्षमता है उसके बारे में परामर्श का रूप देने के लिए, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण जो एक्टिविटीज़ एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक पूरे बिजनेस फर्म के होती हैं, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी होता है, एक एक्टिविटी या जो होता है वो होता है, और इसके अलावा ऑपरेशनल जिसको कहते हैं एक्टिविटी, और तीसरा होता है उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन। तो इन तीनों के बारे में जो है वो एक प्रबंध लेखापाल अपने सुझाव एनालिसिस के बाद पेश करता है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा रोल जो है उसका किसी भी संस्था के बारे में आ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक टॉप मैनेजमेंट के लिए आँख कान नाक का काम करता है। वो उसके लिए एक ऐसी इंद्रियों का काम करता है जिनकी सहायता से वो एक बिजनेस को एक्टिवेट रखते हैं। तो ये एक इस बहुत बड़े रोल के रूप में एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो अपनी भूमिका निभाता है। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।